दोस्तों, आज की ये वीडियो है HSSC यानी कि हरियाणा में 12th क्लास से क्लर्क पद के लिए जो वैकेंसी निकली थी 2019-2020 उसी का ये क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन पेपर के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हल्फनामा देना अनिवार्य है। यहाँ हल्फनामे का क्या मतलब है? यानी कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी लेवल का MLA MP तो या फिर राज्यसभा मेंबर जो भी है, जो भी चुनाव लड़ता है उसको एक नामांकन दाखिल करना होता है, एक हल्फनामा दाखिल करना होता है। तो उस हल्फनामे में क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण। दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है उम्मीदवार के पार्टी के विवरण को समझाना, यानी कि उसकी पार्टी किस आधार पर कार्य कर रही है, किस अहम को लेकर कार्य कर रही है। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन उम्मीदवार के अभियान व्यय का विवरण देना, यानी कि उम्मीदवार ने कितना खर्चा किया इसलिए विवरण दिया जाता है। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, यानी कि जो उम्मीदवार होता है उसकी जो पर्सनल जो संपत्ति है व्यक्तिगत, और उस पर व्यक्तिगत रूप से जो आपराधिक मामले हैं उनका, यानी कि एक उसका अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उनका ब्यौरा दिया जाता है उसमें हल्फनामे में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, घटा हुआ प्रावस्था नियम क्या है, यानी F। ये जो नियम है ये दबाव से संबंधित है, और ये जो दबाव है ये आपका आंकड़ों को निकालने में भी एक तरीके से, किसी भी आंकड़े को निकालने के लिए जो उसको प्रभावित किया जाता है उस पर वो कितने प्रेशर से प्रभावित किया जा रहा है, तो यही दबाव है, उसी पर ये नियम आधारित है। और इसको निरंतर दबाव पर चरण नियम कहा जाता है, घटा हुआ प्रावस्था नियम। तो इसका यहाँ पर जो सूत्र है जो इसको निकाला जाता है वो है C-P+1। यहाँ पर C है आपका P प्रेशर और +1 किया जाता है उसमें। पहला ऑप्शन है C-P+2, दूसरा ऑप्शन है C-P+3, सी ऑप्शन है C-P+1 और डी ऑप्शन है C-P। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि C-P+1 ये घटा हुआ प्रावस्था का नियम है। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको 3-3 करके इनको बांट देना है। सबसे पहले हम तो पहले 3 अक्षर देखेंगे, तो यहाँ पे BED आ गया, और BED में क्या है, B आया, B के बाद में हमने C को छोड़ा और फिर D को लिख दिया तीसरे नंबर पर, और फिर बीच में लिख दिया D के बाद में आया E को। इसी तरह नेक्स्ट हम 3 को बांटेंगे, उनमें F और क्वेश्चन मार्क्स और उसके आगे H। तो F से आगे क्या आता है, G, तो G को हमने छोड़ा, G के बाद आया H, और H के बाद जो शब्द आया वो हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यानी कि I। तो I आ गया, पहला जो खालिस्तान है उसमें आ गया I। फिर अगले 3 अक्षरों को हमने लिया J और क्वेश्चन मार्क और L। तो J के बाद में आता है K को हमने छोड़ा, उसके बाद में आया L को लिया, और L के तुरंत बाद जो आया उसको हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यानी कि उसको बीच में रखा, तो उसकी जगह पर आएगा L के बाद M। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि I और M। बी ऑप्शन देखते हैं, IN, सी ऑप्शन में MI और डी ऑप्शन में JM। आपका राइट आंसर होगा I और M, यानी फर्स्ट जो खालिस्तान है क्वेश्चन मार्क उसकी जगह पर I और सेकंड क्वेश्चन मार्क की जगह पर M। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा एट्रीब्यूट 2 आसन सेल के बीच दूरी को निर्दिष्ट करता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, और ये सेल ये विद्युत जो है उससे विद्युत धारा, उससे ये जो चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा जो नाम से जो पार्ट है जो लेसन है वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसमें ये बताना है, ये साइंस के विद्यार्थी अच्छे से इसको समझते हैं। आसन सेल के बीच की दूरी को निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन है सेल पैडिंग, बी ऑप्शन है सेल स्पेसिंग,
सी ऑप्शन है सेल मर्जिंग और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेल स्पेसिंग से एट्रीब्यूट के बीच के जो दो आसन होते हैं उनके बीच की दूरी को दर्शाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है हरियाणा जीके का, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1929, बी ऑप्शन है 1949, सी ऑप्शन है 1939, डी ऑप्शन है 1959। तो आपका राइट आंसर होगा 1929, यानी कि 1929 में हरियाणा में पहला कागज का कारखाना शुरू किया गया था। छठा क्वेश्चन देखते हैं कैलेंडर से तिथि, यहाँ पर ये मेल हमको एक मेल बना करके दिया गया है। तो कैलेंडर है दिया गया, तो कैलेंडर ओवरऑल एक हो गया पर्चा एक तरीके से, और उसकी जो सबसे छोटी इकाई जो हम उसमें देखते हैं वो हो गई डेट, यानी कि तिथि। इसी तरह से शब्दकोश है, एक ये पुस्तक है हम पर शब्दकोश की, और उसमें हम सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो शब्दकोश में सबसे छोटी जो पुस्तक है, शब्दकोश की जो पुस्तक है उसमें जो सबसे छोटी इकाई होगी वो शब्द होगा। यानी कि तिथि को जैसे हम तिथि सिंगल डिजिट में भी हो सकती है और डबल डिजिट में भी हो सकती है, बल्कि तो एक यानी कि अर्थपूर्ण एक यहाँ पर नंबर दिया जाता है 1 से 30 या 31 का, तो वो हो गया तिथि। इसी तरीके से अर्थपूर्ण जो हमको 2 अक्षर का या 3 अक्षर का या 4 अक्षर का जो शब्द दिया जाता है वो शब्दकोश का शब्द आएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया शब्द, यानी ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन है हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? तो ये तो आपको पता है, पानीपत कंबलों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो पानीपत ही कपड़ा और कंबल का शहर माना जाता है। कालीन और कपड़ा और कंबल का शहर पानीपत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि बाकी ऑप्शन में ए सूरत दिया गया है, सूरत हरियाणा में नहीं है, ये गुजरात में है। बी सिरसा और डी ऑप्शन में हिसार दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी पानीपत। आठवां क्वेश्चन है द्वितीयक रंग हैं। तो ए ऑप्शन है RGB, बी ऑप्शन है OGV और सी ऑप्शन है CYB और डी ऑप्शन है WGB। तो यहाँ पे पहले जो सही आंसर जो बोर्ड ने माना था वो OGV माना था, और उसके बाद में जो आंसर की जो सही होकर आई थी, जो रिवाइज आंसर की आई थी, उसमें सी ऑप्शन को सही को आंसर माना गया था, यानी CYB। तो यहाँ पर अगर हम CYB का फुल फॉर्म देखते हैं तो सी से सियान कलर बनता है, और वाई से येलो, और बी से यहाँ पर ब्लैक कलर हम इन्होंने शायद बोर्ड ने माना है। तो यह राइट आंसर होगा CYB यहाँ पर, ये संशोधित आंसर की के अनुसार। नवा क्वेश्चन है ध्वनि हटाने और आंकड़े में असंगति हटाने के लिए कौन सी आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जा सकती है? तो ये यहाँ पर ध्वनि हटाने और आंकड़े में असंगति हटाने के लिए, यानी कि कोई भी हम अपना आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनको हम ऑडियो विजुअल जो हमारी होती है सामग्री उसमें हम ढालते हैं, यानी कि एक तरीके से हम देख सकते हैं जैसे टीवी शो होता है, उसमें क्या है ऑडियो होती है और उसमें दिखाई भी देता है। तो या फिर हम केवल ऑडियो को मान सकते हैं यहाँ पे, यानी कि सुनाई देता है, और उसमें जो कुछ सुनाई देता है उसके लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो उसमें जो आंकड़े इकट्ठे करने के बाद जो उसकी ऑडियो दी जाती है उसके लिए जो ध्वनि दी जाती है, तो उनको जो एक्स्ट्रा ध्वनि होती है उसको हटाना, और इसके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? तो पहला ऑप्शन है आंकड़े एकीकरण, दूसरा बी ऑप्शन है आंकड़े रूपांतरण, सी ऑप्शन है आंकड़े स्वच्छकरण और डी ऑप्शन है आंकड़े निम्नीकरण। तो दोनों ही अवस्थाओं में, यानी कि जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उनमें से फालतू आंकड़ों को निकालना और उचित आंकड़ों को रखना, और ऐसे ही ऑडियो में फालतू ध्वनि को निकालना और उचित ध्वनि को रखना, ये सारे आंकड़े स्वच्छकरण के अंतर्गत किए जाते हैं। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो आपको पता है मुख्य रबी की जो फसल है वो गेहूं है, और गेहूं के साथ जो फसल होती है यहाँ पर जो प्रमुख है ये गेहूं के साथ में ही होती है। अगर आप गेहूं बोएंगे तो जो एक खरपतवार के रूप में भी ये हो जाती है कई बार, या फिर अनाज के साथ ये जो है वो तो एक आध पेड़ तो हमेशा मिलेगा ही खेत में। तो ये मुख्य क्या है रबी की फसल है जो। तो पहला ऑप्शन मक्का, बी ऑप्शन ज्वार, सी ऑप्शन है जौ, चौथा यानी डी ऑप्शन है चावल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
11वां क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्रम से 3 मापने की टेप की लंबाई 65 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। उस कपड़े की लंबाई क्या है जिसे इन तीनों मापने की टेप में किसी एक का उपयोग करके सटीक संख्या में मापा जा सकता है। यानी कि हम कोई सा भी एक उनमें से हम टेप उठा सकते हैं और उससे हम उसको नापते हैं कपड़े को, तो वो पूरा का पूरा ही वहाँ पे बैठेगा कपड़ा। यानी कोई से भी मीटर से अगर हम नापेंगे तो वो पूरा बैठेगा। तो इतना कपड़ा की लंबाई, इतने लंबाई का हमको कपड़ा लेना है। तो इसका हम लघुत्तम निकाल देंगे। लघुत्तम निकालने पर यह आएगा 20,995। 20,995 को अगर हम 85 सेंटीमीटर वाले से नापेंगे तो भी ये पूरा नप जाएगा, 95 सेंटीमीटर वाले से नापेंगे तो भी पूरा नप जाएगा, और 65 सेंटीमीटर वाले अगर टैप से नापेंगे तो भी ये कपड़ा पूरा नप जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 20,995। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक। 12वां क्वेश्चन है 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो ये भिवानी में 1937 में ये पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। जबकि पीछे एक क्वेश्चन और आ चुका है, यानी कि सबसे पहले कागज़ मिल कब स्थापित की गई थी? तो वो 1929 में की गई थी। यानी कि इस कपड़ा मिल से वो 8 साल पहले स्थापित की गई थी यह कागज़ मिल। तो यहाँ पे जो कपड़ा मिल पहली स्थापित की गई थी वो भिवानी में की गई थी 1937 में। तो और ऑप्शन पहला ऑप्शन जो दिया है सिरसा, दूसरा बी ऑप्शन दिया है गुरुग्राम, सी ऑप्शन दिया है करनाल। तो यहाँ पर गुरुग्राम तो ये है ही नहीं, ये तो बिल्कुल देखते ही बच्चे इसको तो अलग कर देंगे ऑप्शन को। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि भिवानी। 13वां क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का 12वां शब्द तीसरे शब्द से 36 से अधिक है और 16वां शब्द 64 है तो इससे पहले शब्द की तुलना में समांतर श्रेणी क्या है? तो यहाँ पे यानी कि पहला शब्द बताना है। यहाँ पे पहला शब्द जो समांतर श्रेणी का वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि समांतर श्रेणी का 12वां पद तीसरे पद से 36 अधिक है तो यहाँ पर तीसरा पद देखते हैं। पहले तीसरा पद आएगा यानी कि a + 2d, ये हो गया आपका तीसरा पद। फिर तो यहाँ पर 12वां पद लिखेंगे, 12वां पद बनेगा a + 11d। तो जब हम इन दोनों का हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे तो वो 36 आएगा। तो इनका डिफरेंस करने के बाद में हम बराबर में 36 लिख देंगे और 36 लिख देंगे, और जब उनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 9d। यानी कि a से a कैंसिल हो जाएगा, और a से a कैंसिल होने के बाद में आपका जो इधर 9d बच जाएगा और इधर आपका यानी कि 36 आ जाएगा। 9d किस तरीके से बचेगा, वो वहाँ पे जब हमने जो तीसरा पद लिखा था वो 2d लिखा था, और जब हमने 12वां पद लिखा था वो 11d लिखा था। तो 11d में से जब 2d चली जाएंगे तो यहाँ पे बच गया 9d, और जबकि a और a दोनों में है, और तो दोनों में से a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें डिफरेंस दिया गया है, एक a माइनस का आ जाएगा। तो इसलिए 9d बराबर आ जाएगा 36, और d आपका आ जाएगा 4, यानी 9 चौक 36, 4 से। तो आपको सार्वंत्र मिल गया 4, ठीक है। यहाँ पर अब स्टार अंतर यानी d बराबर 4 मिल गया। तो अब हमको a निकालना है, तो a कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर दिया गया 16वां शब्द 64 है, तो ये आ गया आपका a + 63d बराबर 64, यानी कि a + 63d वो भी क्या है, वो भी 64वां पद ही माना जाता है। यानी 64वें पद को हम लिख सकते हैं a = 63d। जब a = 63, a + 63d लिखेंगे तो बराबर 64 आ जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक d की जगह पे यहाँ पे आ गया आपका 4, जो हमने ऊपर वाले दो इक्वेशन से निकाल दिया, यानी d हमारा आ गया 4। तो जब d 4 आ गया तो हम वहाँ पर ये आपका 16वां शब्द निकालना है, तो 15d आएगा। तो 15d आएगा तो वहाँ पर d की जगह 4 लिख देंगे, 15 चौका 60 आ जाएगा, और जब 60 को हम इधर ले जाएंगे बराबर के तो 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा, पहला पद a आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर c 4। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 17 का 52 यहाँ पर कम्बिनेशन बनाया है, तो 1 का कौन सा बनेगा इसी के आधार पर बताना है। तो 17 को हम तीन बार गुना करेंगे, 17 × 51 और प्लस में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 52। इसी तरीके से हम 1 के 3 बार गुना करेंगे, यानी 1 × 3 और प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। आपका राइट आंसर सी है यहाँ पे भी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शहरों का प्रशासन खालिस्तान द्वारा चलाया जाता है, तो आपका जो छोटा शहरों का जो प्रशासन होता है वो नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है, जबकि ऑप्शन में म्यूनिसिपैलिटी दी गई है, जगदादरी दी गई है और नगर निगम दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे भी सी होगा, यानी कि नगर पालिका द्वारा जो छोटे शहर होते हैं उनका प्रशासन चलाया जाता है। ये यहाँ पर लिमिट होती है, यानी कि इतनी पॉपुलेशन का शहर है तो वहाँ पर नगर पालिका होगी, फिर उसके बाद नगर निगम, फिर म्यूनिसिपैलिटी। तो ये सारी चीज़ें एक पॉपुलेशन के अनुपात में दी हुई होती हैं।
तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नगर पालिका। इससे संबंधित इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने नगर पालिका है, कितने नगर निगम है, तो ये चीज़ें भी इससे रिलेटेड हमको ये रिवीजन करनी चाहिए। 16वां क्वेश्चन है हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो हरियाणा की वाणिज्य फसल यहाँ पर गन्ना ही आएगा, जबकि गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। बट हरियाणा में गन्ना की जो पैदावार है वो लगातार कम होती जा रही है। फिर भी इसके बावजूद भी क्या है, ये हमारी गन्ना जो है हरियाणा की वाणिज्य फसल मानी जाती है, क्योंकि हरियाणा में कई चीनी मिलें हैं। यहाँ पर पलवल चीनी मिल है एक अपना, और भी कई सरकारी जो चीनी मिलें यहाँ पर स्थित हैं। जबकि कपास भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है, सूरजमुखी, आलू पर। बट गन्ना क्या है, हरियाणा की वाणिज्य फसल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17वां क्वेश्चन है हरियाणा में स्वर्ण नगरी है, तो हरियाणा की जो स्वर्ण की नगरी है वो सोनीपत को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे भी सी। पहला ऑप्शन है रेवाड़ी, बी ऑप्शन है अम्बाला, डी ऑप्शन पानीपत, राइट आंसर सी यानी कि सोनीपत। 18वां क्वेश्चन यहाँ पे यूरोपीय परिषद के झंडे में तारों का वृत्त निम्नलिखित कथनों में से किसके लिए आता है? तो तारों का जो वृत्त है यहाँ पर उसमें 12 तारे जो दिए गए हैं यूरोपीय परिषद के झंडे, इसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इनको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है राष्ट्रों के बीच समन्वय के सद्भाव, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। जो सितार जो है उस पर यूरोपीय परिषद का जो झंडा है उस पर ये सभी क्या है, राष्ट्रों के बीच समन्वय, आपस में भाईचारे के प्रतीक हैं, सद्भाव के प्रतीक हैं। और दूसरा कथन दिया गया है 12 सर्वोत्कृष्टता के चिन्ह से मिलता है। तो ये 12 सर्वोत्कृष्टता के जो चिन्ह हैं, जब इसकी हम गहराई में जाते हैं तो ये हमारा बाइबल से निकल कर के ये चिन्ह आते हैं, और ये चिन्ह इसके बाद में राष्ट्रों के प्रतीक बनते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग चिन्ह। और ये सर्वोत्कृष्टता का जो सबसे पहले ये चिन्ह जो बनाए जाते हैं, ये जो पहला जो झंडा बनाया जाता है उत्तरी यूरोपीय एक संघ होता है उसका ये झंडा बनाया जाता है, उसी से नकल करके यूरोपीय परिषद के झंडे में ये परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, यानी 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग के 95 शोध में क्या शामिल है? तो मार्टिन लूथर जो थे किंग, ये अमेरिका के थे और ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज की कुरीतियों के लिए आंदोलन किया इन्होंने, और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे, और ये सबसे आगे यानी प्रथम व्यक्ति थे, हर आंदोलन में सबसे आगे खड़े होते थे। तो इन्होंने इसी तरीके से एक जो वहाँ पर जो ये गलत त्रुटि थी, जो प्रथा थी, इसको ख़त्म करा, इसकी आलोचना की, और इसको उसके 95वें जो शोध कार्य है इसमें उसको सम्मिलित किया गया है। पहला ए ऑप्शन है आपका सम्राट की प्रशासनिक दोषों की आलोचना करना, बी ऑप्शन है रोमन कैथोलिक चर्च के कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना करना। बताओ कितनी हिम्मत की बात थी कि कैथोलिक चर्च की जो गलत प्रथाएं थी, चर्च की धार्मिक इंटरफेयर करना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक समाज सुधारक या किसी भी एक नेता के लिए। तो इन्होंने उसमें भी क्या है, उसकी आलोचना की, जो गलत प्रथाएं थी चर्च की। सी ऑप्शन है धर्मी से पुस्तकों के प्रकाशन को नियंत्रित करना, और डी ऑप्शन है राष्ट्र में लोकतांत्रिक सरकार को वापस लाना। तो यहाँ पे 95 शोध की बात हो रही है, जबकि और भी इन्होंने जो कार्य किए हैं उनके अलग अलग शोधों में है। तो 95 में जो शोध में है, यानी कि 95 नंबर के जो शोध में है, वो इनकी एक जो चर्च में जो प्रथाएँ थी, जो गलत प्रथाएँ थी, उनकी आलोचना करना शामिल है। 20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है ये नेवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि? तो यहाँ पर जो ये नेवल कोणीय वेग है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं आपका नेवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है, इसको कोणीय संवेग का नियम भी कहा जाता है। ये क्या है? कोणीय संवेग का नियम कहा जाता है इसको। और जो ये नियम है कोणीय संवेग का नियम, ये कहता है कि एक वस्तु पर लगने वाला जो बाह्य बल होता है, बाह्य आघूर्ण बलों का जो योग किया जाता है वो क्या है, वो शून्य आता है। इसी को नेवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है। ठीक है, इसी से क्या है, कोणीय वेग संरक्षित रहता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए 20 क्वेश्चन थे।